माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, सवाल है पहले ही मेरे पास। श्री ज्ञानदेव आहूजा। प्रश्न संख्या 85। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी नहीं, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र स्थित गणपति प्लाजा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हेतु भूखंड रीको द्वारा माह सितंबर 1998 में नीलामी के माध्यम से विक्रय किया गया। उक्त भूखंड की लंबाई चौड़ाई 155 इंटू 126.50, टोटल 19,607.50 वर्ग मीटर है। खंड 2 जी नहीं, उक्त प्लाट पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सिनेमा तथा दुकानें बनाने की स्वीकृति रीको द्वारा प्रदान की गई। खंड 3 जी नहीं। खंड 4 जी नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया है, भिवाड़ी में गणपति प्लाजा जो औद्योगिक क्षेत्र इस समय राजस्थान और एशिया का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र को कॉमर्शियल करके दिया, तो मेरा इसमें पूरक प्रश्न है, क्या यह सही है कि यह प्लाट इंडस्ट्रियल क्षेत्र का है एवं पूर्व में अरावली फोर्जिंग इंडिया लिमिटेड के नाम से था? कृपया मंत्री महोदय बताएं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि मेसर्स पंकज फोर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड को भूखंड संख्या A109 व 110 भिवाड़ी सन 1978 में औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित किया गया था, लेकिन ये इंडस्ट्री सिक हो गई। इसमें रीको RFC स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इसको फाइनेंस किया गया था और उसके बाद में SFC एक्ट की धारा 29 के अंतर्गत दिसंबर 91 में रीको ने इसको अंडरटेक किया, इसको पोजीशन में लिया और इस भूमि के बेचाने या लैंड के डिस्पोजल या इंडस्ट्री के डिस्पोजल की कार्रवाई शुरू की। इसी बीच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हाई कोर्ट में चला गया, स्टे हो गया और 95 तक ये कार्रवाई रुकी रही। उसके बाद में न्यायालय का फैसला हुआ और फैसले में रीको को इजाज़त मिली कि वो इस लैंड और प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हितों का भी ध्यान रखा जाए। फर्स्ट चार्ज जो था वो अध्यक्ष महोदय RFC रीको का था, गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट उनका था, और सेकंड चार्ज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का था। उसके बाद में कार्रवाई चली। शुरू में इसको इंडस्ट्रियल लैंड के रूप में बेचने की कार्रवाई चली, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया और उसके बाद में मार्च 98 से लेकर सितंबर तक एडवर्टीजमेंट वगैरह हुए और फाइनल इसको डिस्पोज ऑफ किया नीलामी के द्वारा सितंबर 98 में। और ये बात भी माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि
कि इस भूमि को रिको ने अधिग्रहण किया वापस, और उसको जब बेचा गया तो व्यवसायिक प्रयोजनार्थ ही उसको बेचा गया। माननीय मंत्री महोदय, कृपया ये भी बताएं कि वहाँ औद्योगिक प्लाट की रेट क्या है और कॉमर्शियल प्लाट की रेट क्या है? क्या यह सही है? इसके साथ ही क्या यह सही है कि वहाँ कॉमर्शियल जो प्लॉट की रेट है वर्ग गज की, प्लॉट के वर्ग गज की, वो 4000 रुपये वर्ग गज के है, और जो इंडस्ट्रियल रेट है वो सिर्फ 800 वर्ग गज की है, और इस इंडस्ट्री को सिर्फ 800 रुपये वर्ग गज में और दिया गया? यह क्या सही है? मंत्री महोदय बताएं। अध्यक्ष महोदय, भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में जो भूमि की दर वर्तमान में है उस समय थी अप्रैल 98, और इसमें जब इसको सेल ऑफ किया गया 1000 स्क्वायर मीटर के जो छोटे भूखंड थे उनकी दर 1000 रुपया पर स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर से 4000 स्क्वायर मीटर के जो भूखंड क्षेत्र था उसकी कीमत 800 रुपया पर स्क्वायर मीटर, और 4000 स्क्वायर मीटर से बड़े भूखंड थे उनके 700 रुपया पर स्क्वायर मीटर। जहाँ तक व्यवसायिक भूखंड का सवाल है उसकी दरें कोई निर्धारित नहीं हैं, लेकिन ये पहले रिको में एक व्यवस्था थी दो तरह से कि जहाँ जिस इंडस्ट्रियल एरिया में मार्केट वैल्यू बढ़ जाती थी वहाँ व्यवसायिक और उसकी जो दरें थी वो 2 गुना और 4 गुना थी रेजिडेंशियल की, लेकिन कई बार उन दरों पर प्लॉट्स नहीं बिकते थे तो नीलामी के द्वारा भी ऐसे प्लॉट्स को बेचा जाता था। और ये माननीय सदस्य जो कह रहे हैं ये इस पर मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि वहाँ दरें क्या हैं, क्योंकि कई एरिया जैसे होते हैं छोटे प्लॉट होते हैं वो ज़्यादा रेट में बिक जाते हैं, और बड़े होते हैं उनके उतना पैसा नहीं मिल पाता है, और एरिया टू एरिया ये डिफ़र करता है। जैसे यहाँ जयपुर में मानसरोवर में रेट अलग है इंडस्ट्री से, कॉमर्शियल के मालवीय नगर में अलग है। ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि इस पूरा जो इसके बेचान की कार्रवाई हुई उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी गई और बाकायदा एडवर्टीजमेंट हुए। मार्च इसमें शुरू में एक एडवर्टीजमेंट हुआ, फिर जून में भी हुआ और फिर अगस्त में भी हुआ। 3 बार में जब जो हाईएस्ट बिडर कह दो वो जो भी है उसको ये प्लॉट बेचा गया। ये मामला पहले भी कई बार माननीय सदस्यों ने कहा, मेरे सामने भी ये बात आई कि इसको कम पैसे में बेच दिया, लेकिन ये अब ये बेचने की कार्रवाई तो अध्यक्ष महोदय मार्च 98 से सितंबर 98 के बीच में कंप्लीट हो गई। और रिको का इसमें ये कहना है कि हम तो 96 से कोशिश कर रहे थे लेकिन हमें तो इतना पैसा भी मिल नहीं रहा था, और चूँकि रिको का पैसा फंसा हुआ था, रिको को इस प्लॉट को बेचना था तो उन्होंने नीलामी के थ्रू बेचा। बाकायदा राजस्थान पत्रिका में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, इकोनॉमिक टाइम्स जैसे सभी समाचार पत्र हैं उसमें इसको एडवर्टाइज़ किया गया, इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए भी और कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए भी। जो हाईएस्ट बिडर था, जो सबसे ज़्यादा पैसा मिला, उसको बेचा गया। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट मैं पूरा कर लूँ। तीसरा, अध्यक्ष महोदय, यह जो कॉमर्शियल रेट के बारे में और इंडस्ट्रियल रेट के बारे में मंत्री महोदय अनभिज्ञता प्रकट कर रहे हैं, मैं उसकी जानकारी दे रहा हूँ। इस प्लॉट के बारे में रिको के अधिकारियों ने कुछ गड़बड़ घोटाला किया है, ऐसा एक पत्र जांच के लिए पूर्व कृषि मंत्री श्री तैयब हुसैन जी ने पत्र वित्त मंत्री जी को लिखा। क्या बताएं वित्त मंत्री महोदय, उद्योग मंत्री महोदय, कि यह सही है? और उस पत्र तैयब हुसैन साहब के पत्र के आधार पर उसकी जांच माननीय वित्त मंत्री महोदय ने तत्कालीन वित्त सचिव महोदय के सक्सेना साहब को भेजा और उन्होंने कलेक्टर अलवर तत्कालीन कलेक्टर को भेजा। कलेक्टर ने वहाँ जो जाँच की, उस जांच में क्या मंत्री महोदय सही है कि 3 करोड़ 80 लाख रुपया उस पर और जुर्माना होना चाहिए या उसे और रेट लेनी चाहिए, क्यों कम रेट पर मिल करके मिली भगत से ऑक्शन किया गया? ये कह करके कलेक्टर अलवर ने 3 करोड़ 80 लाख रुपया उनसे और वसूल किया जाए। लेकिन बाद में उस गणपति प्लाजा के द्वारा और उस कंपनी के मिडोज के द्वारा किन किन को गणेश जी की मूर्तियाँ दी, क्योंकि मैंने 273 में लगाया नहीं इसलिए नाम नहीं लूँगा,
लेकिन सेक्रेटरी और डायरेक्टर या मंत्री और मुख्यमंत्री सहित कौन कौन होंगे, क्या होंगे, मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन ये तय है कि वो बाद में 3 करोड़ 80 लाख की जगह माननीय मंत्री महोदय सिर्फ 1 करोड़ 60 लाख रुपये जमा किया गया। और माननीय तैयब हुसैन साहब जिन्होंने पत्र लिखा वो भी क्यों शांत हो गए, जानकारी नहीं। और वित्त मंत्री जी ने जो जानकारी जांच के लिए बैठाई कलेक्टर महोदय के द्वारा 3 करोड़ 80 लाख की बजाय राजस्थान के राजस्व को, राजस्थान सरकार को, रीको और वित्त विभाग को, राजस्थान को नुकसान पहुंचाया गया। जन हित में ये नहीं है, इसलिए माननीय मंत्री महोदय बताएं क्या 3 करोड़ 80 लाख का कोई फिगर कलेक्टर की जांच में आया? क्या आपने सिर्फ 1 करोड़ 60 लाख की जमा करके और उसको छोड़ दिया? इसके अलावा मेरा जो 2 और 3 4 पे लगा हुआ है, मैं प्रश्न पूछिए, आप बहुत लंबी चौड़ी जो है गाथा गा रहे हैं। ठीक है, इसको बता दें। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कथन सही है। ये जो मैंने कहा कि रीको के द्वारा नीलामी से इस प्लॉट को व्यवसायिक मान करके बेचा गया और जिस नहीं सही है, और ये बात भी सही है कि इसको 2 भागों में बेचा गया। एक जो कोई मिस्टी मिडोज है उसको और एक अश्विनी कुमार को, उनको तो भूमि और भवन 1 करोड़ 60 लाख में, और अश्विनी कुमार एंड पार्टी को संयंत्र वगैरह 45 लाख में, कुल मिलाकर के 2 करोड़ 5 लाख रुपए में बेचान हुआ। कुछ उनके एसेट्स वगैरह थे, उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 5.5 लाख रुपए में बेचा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं इस संबंध में कुछ लोग, ये तो मसला है 98 का, और फिर इन दोनों फर्मों ने इनको 6 महीने का जो समय दिया था, मार्च 99 से पहले पैसा भी जमा करा दिया। उसके बाद में कुछ लोग, सन 2000 की बात है, जब मैंने मार्च 2000 के अंदर उद्योग मंत्री की जिम्मेदारी संभाली, उद्योग विभाग का प्रभार मुझे मिला। उसके बाद में जुलाई का महीना है, जून या जुलाई 2000 में, मुझे पता नहीं तैयब हुसैन साहब ने किया है किसी ने की, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतिवेदन दिया गया। कोई जानकारी नहीं है कि तैयब हुसैन का वित्त मंत्री जी को जानकारी है? वो तो उन्होंने इंक्वायरी बैठाई तैयब हुसैन साहब के पत्र वो तो वित्त मंत्री जी बता देंगे, यही मौजूद हैं हाउस में। मेरे से पहले उद्योग मंत्री थे, ये बात सही है, और वित्त मंत्री भी हैं, और ये बता सकते हैं मेरे सामने ऐसा प्रकरण नहीं आया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देशित किया और ये कहा कि इस पूरे मसले को देखो, और निर्देशन में 3 बिंदु थे, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो ये जो आप जो कह रहे हैं, ये जो 3 करोड़ 60 लाख की बात कर रहे हैं आप, यानी सीधी बता दो। मैं एक बिंदुवार जवाब दे रहा हूँ, कोई प्रश्न काल को कोई लंबा इस प्रश्न को नहीं खींचना चाहता हूँ। आप भी जानते हैं कि कोई इरेलीवेंट भी नहीं बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। हाँ, तो जो आपने जो सवाल किया कि मुख्यमंत्री जी को शिकायत की, उस संदर्भ में कहना चाह रहा हूँ ना, उस संदर्भ में 3 बिंदु रखे। एक तो कि इससे रीको को या गवर्नमेंट को नुकसान हुआ क्या, उन्होंने इशू ये बनाया था कि लैंड कन्वर्जन का जो पैसा गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, ये 2 करोड़ वगैरह के जो संपत्ति बेचा गया ये कम है, और 3 करोड़ 60 लाख। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यह बात भी सही है कि कलेक्टर के यहाँ जांच भी बैठाई गई, एडीएम ने उसकी जांच भी की, उस जांच की रिपोर्ट भी मेरे पास है। उसमें यह आया कि ये जो रीको ने इस लैंड को नीलामी करके बेच दिया, इससे रीको को तो लाभ हो गया, लेकिन सरकार को लैंड कन्वर्जन का पैसा नहीं मिला। ये ठीक कह रहे हैं, ये माननीय सदस्य, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ। उसके बाद में अध्यक्ष महोदय ये मसला आया कि भाई इसमें रीको को गवर्नमेंट को नुकसान हुआ क्या, जिसने इसको जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सिनेमा और दुकानों की इसने अनियमित निर्माण किया, और इसमें क्या अनियमितता हुई। अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं था, उद्योग सचिव थे, स्टेट स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस लोग के, और सभी लोग थे। इसमें रीको का ये कथन था कि रीको की अध्यक्ष महोदय 2 तरह की कार्रवाई हैं। एक तो रीको करता है फाइनेंस का काम, एक लैंड अलॉटमेंट, लैंड के डिस्पोजल का काम करता है। नहीं, इसमें रीको तो डिस्कस होगा ही, ये सब रीको से जुड़ा हुआ है। एडीएम की रिपोर्ट के आधार पर बता दें कि कितने करोड़ रुपए का नुकसान सरकारी राजस्व को हुआ, ये बता दो, और आपने उसके बाद उस पर रिकवरी करने के लिए क्या कार्रवाई की, ये बता दीजिए।
हाँ, हमारे राज्य में बिकी होगी ना। अध्यक्ष महोदय, सिंपल सवाल है कि ऑक्शन से जमीन बिकी। मेरे पास भी शिकायत आई, मैं उद्योग मंत्री था, मैंने इसके जांच के आदेश दिए। मैं भाई इसकी क्या मामला है, मुझे फैक्ट्स बताए जाएं। वो कहते हैं कि हमने टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, राजस्थान पत्रिका के, जो मुझे फैक्ट्स याद है, 2.5-3 बरस पुराना मामला, जब शिकायत आई थी कि साहब इसमें घपला हुआ है, बेच दिया। मैं भाई तुमने इंडस्ट्रियल प्लॉट कैसे बेचा? साहब हमने कमर्शियल करके बेचा है। ऑक्शन के अंदर, ओपन ऑक्शन के अंदर ज़मीन बिकी, वो भी कमर्शियल प्लॉट करके। ये जो रिको का कहना था, क्योंकि मेरे पास भी शिकायतें, कई शिकायतें आ रही थी, लोग मिले थे, ज्ञापन दिया था, और डॉक्टर साहब भी बार बार इसी बात को कह रहे उद्योग मंत्री जी कि इसके अंदर बिकी। अब उन्होंने वहाँ लिखा कि साहब कन्वर्जन का मामला, अब रिको की लैंड के ऊपर कन्वर्जन का मामला, वो उनका प्रिजम्पशन है कि अगर कन्वर्ट होती तो हमको इतने पैसे मिलते। अब रिको तो ज़मीन ऑक्शन करेगा ही करेगा, अगर कन्वर्जन किसी ने नहीं कराया है तो उसके अंदर भी कानूनन कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन खाली प्रिजम्पशन के आधार पर डॉक्टर चूरू से आने वाले माननीय सदस्य मंत्री महोदय के मुंह में बात डाल रहे हैं। आप तो ये बता दो कितने घाटा हुआ, जिससे कि डॉक में गवर्नमेंट को खड़ा करने की इनकी नीयत है। जब ओपन ऑक्शन है तो उसमें दिक्कत क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, हम ये जानकारी चाहते हैं उस क्षेत्र में, 1 मिनट सावरमल जी, अंत में सावरमल जी, तो दूसरे बिके वो किस रेट से बिके? सावरलाल जी 1 मिनट, अंत में ये जो 2 पे कहा गया है, मैंने कहा यह सही है कि वहाँ अनियमितता हुई है दुकान और सिनेमा बनाने में, तो ये न कोई नक्शा पास है, अनियमितता हुई। आपने कहा जी नहीं, आप इसकी जांच करवाने के लिए तैयार हैं क्या, और एडीएम की रिपोर्ट क्या है, कृपया करके आप वो बताएं। एडीएम साहब की पूरी रिपोर्ट पढ़ी जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं दोनों सवालों में जवाब दें, आप जब सुनिए आराम से। सिनेमा और दुकान अनियमित रूप से बने हैं और लॉबी में बने हैं। अप्सरा सिनेमा दिल्ली की तरह आग लग गई तो वहाँ फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती, लॉबी में दुकानें बनी है, 100 दुकानें, और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन गया जो 800 रुपये रेट पर, जो 4-5 हज़ार रुपये की रेट आज है, उस समय 3,000 होगी, 4,000 होगी। लेकिन दोनों बातों का आप जवाब दें, एडीएम की रिपोर्ट क्या है? अध्यक्ष महोदय, मैं तो इनके ही इस प्रश्न का जवाब दे रहा था, लेकिन माननीय दूसरे सदस्य खड़े हो गए। मैं एडीएम की रिपोर्ट पे आपको बताऊंगा, अनियमितता के सामने बताऊंगा, और बाद में जो सरकार ने इसका फैसला किया। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले कहा कि सितंबर 98 में ये विक्रय की कार्रवाई पूरी हो गई और उस पार्टी ने पैसे जमा करा दिए मार्च 99 तक। ये मसला जो मैंने कहा कि मेरे पास आया जुलाई 2000 में, तब तक उस व्यक्ति के खिलाफ, आप सही कह रहे हैं, ये भी शिकायत की गई कि उसने अनियमित वहाँ कॉम्प्लेक्स भी बना लिया और सिनेमा हॉल भी बना रहे हैं और कुछ शॉप्स भी बना रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक रिको का सवाल है, रिको ने तो ये ज़मीन बेच दी और रिको को निर्माण की कोई अनापत्ति नहीं थी। रिको सरकार की तरफ से उत्तर दें, मैं सरकार को क्या घाटा हुआ? आप सुनेंगे तब ना, वो बताओ ना, आप सुनेंगे तब ना, रिको कर रहे हो आप सुनेंगे तब ना, किसको नुकसान में किसको लाभ है, ये आपको उसमें सोचना चाहिए था। ये मार्च 98 से सितंबर 98 के बीच का प्रकरण है, आपकी सरकार थी उसमें, आपने उसमें नहीं सोचा हमारी सरकार किसका नुकसान हुआ, किसका लाभ हुआ, बातें कर रहे हैं। हमारी सरकार सब कानूनी कार्रवाई पूरी कह रहे हैं नुकसान हुआ, लेकिन बार्गेनिंग जो हुई वो नई सरकार के हाथ हटा दिया आपने। आप उस समय रिको ने जब नीलामी की तो सरकार इसको रोकती, उस समय तो सरकार ने रोका नहीं, और अध्यक्ष महोदय उस पार्टी ने पैसा जमा करा दिया और उसको रिको से एनओसी मिल गई, उसके बाद में निर्माण किया। एक सेकंड सुने, उसको लेकर के शिकायत हुई। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक सवाल, इस प्रश्न का सवाल है और इसके जवाब का सवाल है, ये मैं सरकार का प्रतिनिधित्व करता हूँ, लेकिन इस पूरे सवाल को आप देख लीजिए अध्यक्ष महोदय, ये सवाल रिको और उद्योग विभाग से संबंधित है, इसमें जो संबंधित है उसी का तो मैं जवाब दूंगा। अध्यक्ष महोदय, सिनेमा हॉल की परमिशन रिको नहीं देता, सिनेमा हॉल की परमिशन उसने कलेक्टर से ली होगी। मल्टीप्लेक्स जो भी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स व्यवसायिक भूखंड होगा तो निश्चित रूप से वो एक्टिविटी तो करेगा, शॉप्स भी बनाएगा, उसके नक्शे वगैरह पास होने की बात है। इस संबंध में जब हमारे सामने ये मसला आया तो हमने कलेक्टर अलवर को निर्देश दिए कि आप इसकी जांच कर लें और इसके जो भी इसके रेगुलराइजेशन है, जो भी इसका प्रोसेस आप सही, ये जो बात आप कह रहे हैं कि सिनेमा हॉल जो बना
फायर ब्रिगेड नहीं जाती है, ये शिकायत भी आई है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये तो सिनेमेटोग्राफी के जो कानून है उसके अंतर्गत ये अधिकार कलेक्टर को है, कलेक्टर ने ही उसको परमिशन दी होगी, ये मेरी जानकारी में नहीं है। बिना कलेक्टर के परमिशन के तो वो बना ही नहीं सकता सिनेमा हॉल। तो अध्यक्ष महोदय, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि रिको ने ये ज़मीन बेची, अपना रिको का ड्यूज था 47 लाख रुपया, 21 लाख रुपया RFC का था, 1 करोड़ समथिंग SBI का पैसा था। रिको को तो अब उसको निश्चित रूप से उसको अधिग्रहण किया तो 91 से ये पेंडिंग चल रहा था, इसको बेचना था। रिको ने इसको बेचा, रिको को ये पैसा मिल गया जो हाईएस्ट बीडर था उसको बेचा। अब वो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए बेचा, सिनेमा के लिए बनाए, दुकान बनाए। इसमें यदि कोई कार्रवाई इलीगल हुई है तो मैं इसकी कलेक्टर से बात कर लूँगा, उसकी जांच भी करा सकते हैं यदि ये मामला है तो। अब दुकानें और सिनेमा जो अनियमित रूप से बने उसकी जांच भी करवाएंगे क्या? ऐसा है, लॉबी में जो दुकानें बनी ऐसा है अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अभी सदन में ये बात कह रहे हैं, मैं इसकी जानकारी प्राप्त कर लूँगा और फिर माननीय सदस्य को बताऊँगा। आप जांच करवाएंगे नहीं करवाएंगे, ये सीधी बात बताएं, हाँ या ना में। देखिए, इसमें 2 सवाल है ऑर्डर प्लीज। एक तो रिको को लैंड यूज चेंज करने के पावर्स थे क्या रिको को? इन्होंने इंडस्ट्रियल प्लॉट को कमर्शियल बना के बेचा। पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि ये मंत्री जी आपसे ताल्लुक रखता है खास तो कि प्रिस्क्राइब रेट्स है, कितने में भी बेचान हो स्टाम्प ड्यूटी उतने के ऊपर देनी पड़ती है। वो प्रिस्क्राइब रेट्स क्या है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की, और कितने में रजिस्ट्री के ऊपर कितना कीमत लगाई गई और एक्चुअली किस रेट पे बेचा गया। अगर प्रिस्क्राइब रेट से कम है फिर रिजर्व प्राइस क्या है कमर्शियल? आप ये नहीं कह सकते रिजर्व प्राइस हर एक की निश्चित होती है, हर एक गवर्नमेंट निश्चित करती है, इंडस्ट्रियल की करती है, रेजिडेंशियल की करती है, कमर्शियल की करती है और हर एरिया में करती है। और अध्यक्ष महोदय, अगर रिजर्व प्राइस से कम पे बेचा गया है, अच्छा मत कीजिए आप इधर, तो इप्सो फैक्टो अगर रिजर्व प्राइस से कम पे बेचा गया है तो इप्सो फैक्टो लीगल है और ये इट स्मेक्स ऑफ करप्शन। बिल्कुल डेफिनेट बात है। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक लैंड यूज हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माननीय सदस्य ने 2 सवाल किए। पहला सवाल इनका ये है कि लैंड यूज बदलने का रिको को राइट है या नहीं है। रिको इंडस्ट्रियल एरिया में लैंड यूज बदलने का राइट रिको को है। अब है, हमने पास किया ये, अब नहीं, ये लॉ नहीं, पहले नहीं था। अब सुनिए आप, हाँ। ये तब नहीं था। आप सुनिए, डिस्पोजल ऑफ लैंड रूल्स 1979 है। उसके बाद आप सुनिए, अब नहीं मैं पढ़ के सुना दूं। मान लीजिए ये 95 के अंदर जो MD को पावर्स दिए गए उसमें ये है। तो ठीक है, चलिए ओके। अब अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल ये है कि इसकी रिजर्व प्राइस मैंने शुरू में कहा कि रिको में 2 तरह से कोई भी भूखंड है उसका पहचान किया जाता है। एक आपने कहा लैंड यूज बदलने के बाद में सामान्यतः जो इंडस्ट्रियल लैंड है उसका दुगना माना जाता है रेजिडेंशियल को और 4 गुना कॉमर्शियल को। लेकिन बहुत सारे ऐसे मसले भी रिको में हैं, रिको ने ऐसे पहचान किए हैं कि 4 गुना दुगना तो नहीं, कई जगह पर इससे भी कम रेट आती है तो भी रिको ने नीलामी के थ्रू बेचे हैं, क्योंकि ये पुराने समय से। अब तो रिको उनको बदल रही है। जैसे मैं मसलन कहना चाहूँ, मालवीय नगर और मानसरोवर का मैंने पहले कहा, एक कॉमर्शियल लैंड को इन्होंने बदला, उसको इंडस्ट्रियल लैंड को कॉमर्शियल में 4 गुने नहीं आए, 2 गुने नहीं आए तो इन्होंने 1.5 गुने में बेचा। और ये बात मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि इसमें कॉमर्शियल रेट जो थी वो नहीं मिली है। वो 4000 वर्ग मीटर से ऊपर का प्लॉट भिवाड़ी में उस समय, मैंने शुरू में मेरे सवाल के जवाब में कहा है, इंडस्ट्रियल रेट ही 700 थी। यदि कॉमर्शियल की बात करें तो 2800 रुपये स्क्वायर मीटर बनती है। और सरकार रिको ने 98 में उसको 800 रुपये मीटर में बेचा। जब 1 करोड़ 60 लाख में बेचा है 19,500 स्क्वायर मीटर को, तो ये आप जो कह रहे हैं कि ये वास्तव में सही कह रहे हैं
कि जिस कॉमर्शियल रेट को उससे 4 गुना 2 गुने से हम देखें उस हिसाब से तो कम है। लेकिन रिको का ये कहना है कि हम तो 96 से ये कोशिश कर रहे थे और 98 में 3 बार सब राजस्थान पत्रिका सब में एडवर्टाइज किया, यही हाईएस्ट बिड आई। तो जो हाईएस्ट बिड आई उसमें नीलामी के थ्रू उन्होंने बेच दिया और पहले भी नीलामी के थ्रू बेचे हैं रिको ने। एक मालपुरा से आने वाली सदस्य ने एक सवाल पूछा कि वित्त विभाग संबंधित है स्टैम्प ड्यूटी के बारे में। 1995 के अंदर जो सिख यूनिट्स के लिए जो सिख होकर दोबारा बेचे जाएंगे वो स्टैम्प ड्यूटी अट्रैक्ट नहीं करते हैं। गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन नहीं, यूनिट नहीं बिकी है, प्लॉट बिका है, प्लॉट बिका है। हाँ वो बिका है, उसकी जो भी चीज बिकेगी पूरी यूनिट बिकी है पूरी, इसमें यंत्र वगैरह सब बिके। मैंने पहले कहा भूमि के साथ में भवन भी बिका है। नोटिफिकेशन निकला है 1995 का, कॉमर्शियल करके बेचा है, इंडस्ट्रियल करके नहीं बेचा। कैसे ही बिका हो। अध्यक्ष महोदय, ये भिवाड़ी का बड़ा एक मोटा सा प्रश्न है। अभी जब जिस इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी भारत सरकार ने जारी की, उदयपुर का लक्ष्मी विलास होटल नैल को वहाँ पे एक स्टरलाइट वालों ने वहाँ मध्य प्रदेश के अंदर खरीदा, इनके ऊपर बहुत बड़ा विवाद हुआ कि आपने उदयपुर की प्रॉपर्टी कौड़ियों के भाव में भारत सरकार ने बेच दी। बहुत अखबारबाजी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया आप डाइवर्ट मत करिए साहब वित्त मंत्री महोदय। ओपन ऑक्शन और बिड से जो चीज बिकेंगी, ओपन ऑक्शन और बिड से जो चीज बिकेंगी, एक चीज तय करके बिकी है, उसके बारे में बाद में कोई सवालात किए नहीं जा सकते। और ये 98 का, जैसा माननीय उद्योग मंत्री जी ने कहा, आपकी सरकार आप सो रहे थे क्या उस वक्त? आपने तब कैंसिल नहीं किया। ये सरकार आपकी आ गई, सितंबर के अक्टूबर के बाद आपकी सरकार आ गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है साहब दुकानों का अनियमितता की जांच का। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इस संपूर्ण प्रकरण की जांच होनी चाहिए। कम से कम 1.5 करोड़ रुपए का घोटाला इसमें अधिकारी टाइम लोकेशन हार्ट ऑफ भिवाड़ी है माननीय अध्यक्ष महोदय करके किया है, इसमें इसकी निश्चित रूप से जांच होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच कराएंगे कि नहीं कराएंगे? सारे प्रकरण की जांच कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक कह रहे हैं माननीय सदस्य, खाने वाले खा गए और कबाड़ा कर गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, खा गए, आप ठीक ही कह रहे हैं, हमारे वालों का कोई लेना देना नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 100 दुकानें प्राइम लोकेशन है, हार्ट ऑफ भिवाड़ी है, 100 दुकानें और सिनेमा बन गया अवैध रूप से, अनियमितता की जांच कराएंगे क्या? मेरा मुख्य स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है, मेरे क्वेश्चन का उत्तर तो मिल नहीं रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे नहीं साहब, ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 100 दुकानें प्राइम लोकेशन है, प्राइम लोकेशन है साहब, सिर्फ 2 और पूर्व पूछने का है। आप बैठिए, प्राइम लोकेशन है साहब, हार्ट ऑफ भिवाड़ी है साहब। आप मेरे क्वेश्चन का उत्तर, हमारा ये है कि जांच का निवेदन कर रहे हैं। इस सारे प्रकरण की जिसमें अनियमितता हुई है, सारे प्रकरण की जांच करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जगह इस बात कर मांग कर रहे हैं, अगर अनियमितता है तो आप खड़े होकर जांच कराओ, पूरे लोगों की जांच कराओ। आप सुनेंगे तब ना, करेंगे आप सुनेंगे तब ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद दे दूं। हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय उद्योग मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं और माननीय पूर्व उद्योग मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं। माननीय रामगढ़ से आने वाले सदस्य ने एक रेफरेंस किया कि साहब चौधरी तैयब हुसैन साहब ने इस संबंध में एक पत्र लिखा है। दोनों मंत्रियों ने इस बात के से इनकार किया। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कोई पत्र इस संबंध में आपको लिखा था? यदि लिखा था तो कब लिखा था और क्या लिखा था? और यदि आप ना करते हो तो माननीय सदस्य जिन्होंने रेफरेंस लिया है उनको बताना चाहिए कि वो पत्र कब लिखा गया और किस संबंध में लिखा गया था। ये जानकारी आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय तैयब हुसैन साहब जो ग्रामीण विकास मंत्री जी हैं, उसमें कृषि मंत्री थे, उन्होंने कोई पत्र मुझे नहीं लिखा। जहाँ तक माननीय सदस्य, आप एक सेकंड, आप सुने तो सही, वो बता देंगे, अब वो भी बता देंगे। आप 1 मिनट सुने, आपको लिखा है। जहाँ तक अनियमितता का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, रिको ने तो इस लैंड को डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब ये रिको की तो लैंड रही नहीं, फिर भी माननीय सदस्य बार बार इस जांच की बात कर रहे हैं। मैं कलेक्टर अलवर से बातचीत करूंगा, उनसे जानकारी प्राप्त करूंगा, और यदि कोई अनियमितता हो रही है वहाँ पर तो निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करेगी। प्रद्युमन सिंह जी बताएं, आपको लिखा है क्या पत्र?
नहीं लिखा तो कैसे रेफरेंस? बिना कोई आधार के किसी का भी नाम लेकर के रेफरेंस ले लिया जाता है। ये कह रहे हैं कि आपको लिखा था, आप तब उद्योग मंत्री थे, तो आप कहिए आपको लिखा था कि नहीं लिखा था? अध्यक्ष महोदय 86 अगर कोई बड़ा प्लॉट है वो बिक नहीं रहा, ऑक्शन से कम रेट पे बिक रहा है, कॉमर्शियल उसकी किस्म कर दी है, तो उसके छोटे छोटे पार्ट करके क्यों नहीं बेचे गए? किससे? माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारे को तो पूछने थे अध्यक्ष महोदय। प्रश्न संख्या 86 ये छोटे छोटे माननीय अध्यक्ष महोदय, आध घंटा हो गया। खंड 1, जी हाँ, राज्य आयोजना मद की 8% राशि के निर्धारण का आधार अनुसूचित क्षेत्र की जनसंख्या को माना गया है। खंड 2, जी हाँ, किंतु राजस्थान में इस प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र की जनसंख्या को आधार मानकर इसे लागू किया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े अभी तक जनगणना विभाग द्वारा जारी नहीं किए हैं। खंड 3, जी हाँ, केवल अनुसूचित क्षेत्र के लिए यहाँ राशि निर्धारित है। खंड 4, जी हाँ, राज्य में महाराष्ट्र प्रणाली लागू करने का निर्णय अक्टूबर 1999 में लिया गया था, परंतु राज्य का प्रावधान राशि का प्रावधान सर्वप्रथम 2001-2002 में किया गया। वर्ष 2001-2 में इस प्रणाली के अंतर्गत रुपये 30 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विरुद्ध रुपये 2,965.12 लाख की स्वीकृति जारी की गई। मार्च 2002 तक रुपये 390.53 लाख रुपये व्यय किए गए। वर्ष 2002-03 में रुपये 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में गत वर्ष में स्वीकृत कार्यों के पर जुलाई 2002 तक रुपये 497.75 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है। खंड 5, जी हाँ, पंचायत समिति प्रतापगढ़ अरनोद के प्रस्ताव अभी तक राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र पैटर्न राजस्थान में अक्टूबर 1999 से लागू किया गया। माननीय मंत्री महोदय यह बताएं कि 1999-2000 में, 2000-2001 में, 2001-2002 में और 2002-2003 में ट्राइबल सब प्लान के लिए राज्य योजना के कुल बजट का कितना पैसा जनजातीय विकास विभाग को स्थानांतरित किया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये महाराष्ट्र प्रणाली लागू होने के पहले ट्राइबल सब प्लान एरिया के लिए सब प्लान व्यवस्था लागू थी। इस व्यवस्था के आधार पर रुपया जब तक आवंटन नहीं हुआ तब तक सब प्लान की व्यवस्था बराबर हर साल उस पर लागू रही और 30 करोड़ रुपया प्रथम स्वीकृत होने के बाद में विभाग को मिलने के बाद में वो सब प्लान की व्यवस्था खत्म हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूँ कि इन्होंने वर्ष 2001-2002 में महाराष्ट्र पैटर्न लागू होने के बाद ट्राइबल सब प्लान के लिए 30 करोड़ रुपया और 2002-2003 में 40 करोड़ रुपए का आवंटन किया। माननीय मंत्री महोदय, मुझे ये बताने का कष्ट करें कि 8% के हिसाब से इन 2 वित्तीय वर्षों में कितनी राशि राज्य मद के हिसाब से बनती है और आपने ये 30 और 40 करोड़ रुपया किस आधार पर आवंटित किया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, 8% की राशि जो निर्धारित की गई है वो वार्षिक योजना की डिविजिबल आउटले का पे है, ये प्रतिशत है। और जो रुपया
30 करोड़ और 40 करोड़ रुपया दिया गया वो उस प्रतिशत के आधार किया है, उसका आधार नहीं है। क्योंकि ये व्यवस्था नई लागू की गई थी, इसलिए पहले 30 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया, दूसरे साल में 40 करोड़ रुपया प्रावधान किया गया है। क्योंकि इस विभाग के पास में स्वयं के पास करने की कार्यकारी एजेंसी नहीं है, हमारे पास जो रुपया आता है उस रुपये को हम विभिन्न विभागों, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, पंचायत विभाग को सैंक्शन करके जारी करते हैं। तो 30 करोड़ रुपया हमको जो मिला उसको भी अभी हम सही तरीके से उसका उपयोग नहीं कर पाए हैं। इसलिए अगर हमको जो 8% के हिसाब से पूरी रकम अगर हम इस विभाग को ट्रांसफ़र करी जाती तो रकम ट्रांसफ़र हो जाना एक अलग बात होगी, और उस रुपये का सदुपयोग होना और समय पर उसका कामकाज निर्धारित करना अलग बात थी। इसलिए मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जो रुपया हमने ये नई व्यवस्था शुरू की है 30 करोड़ से, हर साल उसका धीरे धीरे हमारे कार्य करने की डिपार्टमेंट की क्षमता बढ़ती जाएगी, उसके अनुसार आगे बढ़ते जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने सीधा सवाल पूछा है कि 30 करोड़ रुपया वर्ष 2001-2 में और 40 करोड़ रुपया 2002-2003 में जो इन्होंने रखा है, 8% के हिसाब से राज्य मद का नियमानुसार कितना रुपया होना चाहिए, और 30 और 40% का आपने ये आंकड़ा कहां से प्राप्त किया है? माननीय अध्यक्ष महोदय ने फिर निवेदन किया जैसा कि ये 30 और 40% राशि उस 8% के से उसका संबंध नहीं है। 8% राशि माननीय अध्यक्ष महोदय, ये वार्षिक योजना का डिविजिबल शब्द यूज भी किया, और डिविजिबल आउटले का मतलब ये होता है कि जो पोर्शन कमिटेड हमारी लाइबिलिटीज हैं, एस्टेब्लिश पर खर्चा होता है, उस पर्सन को छोड़ करके जो विकास का पोर्शन होता है आउटले का, उसका 8% है। निर्धारण तो इस आधार पर किया गया है। लेकिन मैंने पहले आपको जैसा कि निवेदन किया, हमारे पास भी हम ये पहली बार इस व्यवस्था को नहीं लागू कर रहे थे तो 30 करोड़ रुपए से शुरू किया, उसका वो 8% के आधार पर कितना बनता था नहीं मिला, वो पहले ही निवेदन कर चुका हूँ। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र प्रणाली राजस्थान के ट्राइबल सब प्लान में लागू कराने के पीछे उद्देश्य ये था कि इस इलाके के रहने वाले 24 लाख आदिवासी द्रुत गति से विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। परंतु सालाना जो ट्राइबल सब प्लान एरिया में राज्य का वार्षिक योजना का जो पैसा पहले खर्च किया जा रहा था वो 12.44% किया जा रहा था, जब ये महाराष्ट्र प्रणाली लागू नहीं हुई थी। और मैं तो ये कह सकता हूँ, जिस हिसाब से माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, महाराष्ट्र प्रणाली लागू होने की वजह से राज्य सरकार द्वारा जो इस इलाके में पहले पैसा खर्च किया जाता था, महाराष्ट्र प्रणाली की वजह से आदिवासियों की और अवनति हो रही है, ये इस बात का प्रमाण है। नो माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सब प्लान की व्यवस्था थी उस व्यवस्था के अंतर्गत ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कोई अधिकार नहीं था। ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट प्रत्येक विभाग जो ट्राइबल सब प्लान एरिया में 12% के हिसाब से जो काम करते थे उसके आंकड़े फिगर कलेक्शन करता था। आपके पास में इस पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं था, और इसीलिए इस व्यवस्था के आ जाने के बाद में ये रुपया 40 करोड़ हो, 30 करोड़ हो, ये सारा ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट के नियंत्रण में है। हम जिस विभाग को चाहें, जिस काम को प्राथमिकता समझें, उसी के अनुरूप उसकी सैंक्शन जारी करके उस विभाग को जारी कर सकते हैं। इसलिए जो माननीय सदस्य का ये कहना कि ट्राइबल सब प्लान की व्यवस्था थी और उसमें 12% खर्चा होता था, उसको बहुत बड़ा फायदा होता था, कोई फायदा नहीं, काम आज तक नहीं हुआ। और ये महाराष्ट्र पैटर्न व्यवस्था सब प्लान के अंतर्गत महाराष्ट्र ने भी इसी आधार पर लाया गया। ये सब प्लान की व्यवस्था, इसके आधार पर ट्राइबल एरिया के लोगों का, ट्राइबल का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए इस डिपार्टमेंट को ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनको एक मुश्त रुपया उनके अधिकार में दिया जाए और वो अपने आवश्यकता के अनुसार उस रुपये का खर्चा कर सके। यही व्यवस्था हमने लागू की है। इसलिए सब प्लान की व्यवस्था से ये तो सब प्लान की व्यवस्था अच्छी थी नहीं, इसलिए ये महाराष्ट्र पैटर्न की व्यवस्था लाई गई और ये 40 करोड़ रुपया ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अधिकार में है, नियंत्रण में है। इसलिए ट्राइबल को 40 करोड़ का आधार क्या है? 40 करोड़ कहाँ से लाए आप? ये क्या ये मैं ये मानूं कि 8% के बजाय राजस्थान की वार्षिक योजना का केवल 2% पैसा ट्राइबल सब प्लान एरिया के लिए आवंटित किया है। अध्यक्ष महोदय, 8% के हिसाब से राजस्थान के वार्षिक बजट का 265 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष ट्राइबल सब प्लान के लिए एयरमार्क होना चाहिए था, जो 30 और 40 करोड़ इन्होंने किया है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ये बताने का प्रयास करें कि महाराष्ट्र पैटर्न को लागू करने के पीछे हमारी भावना क्या थी और उस भावना के आधार पर जो हमारा योजना व्यय है उसका जो 8% व्यय होना चाहिए था, पूर्व की योजना के अनुसार जो पैसा हमको मिलता था 12% या कुछ भी हिस्सा, वो मिलता नहीं था, केवल कागजी एडजस्टमेंट था। उस कमी को निकालने के लिए क्या हमने महाराष्ट्र पैटर्न को स्वीकार किया? और यदि महाराष्ट्र पैटर्न को स्वीकार किया तो पिछले साल के बजट जो 5100 समथिंग करोड़ 52 करोड़ का जो था, उसमें हमारा शेयर इस ट्राइबल सब प्लान के लिए 400 करोड़ का बनता था। उस 400 करोड़ के अगेंस्ट में हो सकता है गणित में हिसाब से आप निकाल लीजिए, कम ज़्यादा जो भी हो सकता है, उसकी तुलना में ये जो 40 करोड़ रुपया आपने लिया, 30 करोड़ रुपया लिया, इसका लेने का मापदंड क्या था? क्यों ये आपने 30 और 40 किस आधार पे लिया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले निवेदन किया कि 40 और 30 करोड़ का आधार इस योजना को हम शुरुआत नए इस व्यवस्था को लागू कर रहे थे और इसीलिए शुरुआत में 30 करोड़ फिर 40 करोड़ और महाराष्ट्र में जब महाराष्ट्र पैटर्न वहाँ पर लागू किया गया तो वहाँ की पॉपुलेशन 9.20% है, लेकिन उन्होंने 6% से उसको स्टार्ट किया था और अब वो धीरे धीरे हर साल बढ़ते बढ़ते वो 9 के आसपास में चले गए हैं और इसी आधार पर हमने भी उसको इसी तरह से शुरू किया। और जैसा आपका प्रश्न था कि इसके पीछे उद्देश्य वही था कि इस सब प्लान के व्यवस्था के आधार पर ट्राइबल में डिपार्टमेंट का कोई अधिकार नहीं था। प्रत्येक विभाग को पूछा जाता था कि आपने ट्राइबल एरिया में क्या किया है और उसी के अनुसार वो आंकड़े फिगर तैयार करके जैसे ही डिपार्टमेंट पुष्टि इकट्ठा करके बता देता ट्राइबल है। जहाँ तक आप 8% के आधार पर 400 करोड़ के आसपास का जो आपने आंकड़ा दिया, 400 करोड़ आसपास इसलिए नहीं होता है कि डिविजिबल आउटले मैंने पहले निवेदन किया कि जो स्टेब्लिश का वार्षिक योजना का भाग है छोड़ करके विकास का जो पोर्शन है उसका 8% है, इसलिए वो 100 करोड़ 110-12 करोड़ के आसपास ही उसका रुपया बनता है। लेकिन 110 करोड़ आप जानते हैं कि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति थी, इससे पहले वाले अकाल से हम लोग प्रभावित थे, तो इस आधार पर फिर 8% का प्रचार क्यों करते हो? क्यों आदिवासियों को प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, यही कहिए आप सीधे सर। श्री जीतमल खाट। मैं भी अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि जिस तरीके से प्रतापगढ़ से आने वाले मान्य सदस्य जी जिस तरीके से मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र पैटर्न लागू होने के पश्चात वर्ष 2001-2002, वर्ष 2002-2003 में राज्य आयोजना मद की 8% राशि के अनुसार नियमानुसार कितनी राशि का प्रावधान बनता था और आपने इन 2 वर्षों में कितनी राशि हम लोगों को दी, यही मैं आपसे सीधा सा सवाल कर रहा हूँ। प्रतिशत माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस एक प्रश्न का जवाब 4 बार दे चुका हूँ और बार बार ये निवेदन कर रहा हूँ कि वार्षिक योजना का 8% के हिसाब से ये रुपया यदि हमने उसका सेंक्शन प्रोविजन किया है, लेकिन हमें पैसा जो आवंटन किया है वो उस आधार पर नहीं किया है, इसलिए कितना हुआ कहाँ हुआ उसका प्रश्न ही नहीं उठता। माननीय मंत्री जी, हमें इस व्यवस्था का जनसंख्या का अनुपात आपने रखा है या नहीं रखा है? 8% क्या चीज़ है ये बताएं हमें। ये 8% देने की जो आपने बात कही है वो क्या है? 8% ये जनसंख्या का अनुपात है या और कोई आंकड़ा है? ये मैंने अपने मूल प्रश्न में निवेदन किया है कि ट्राइबल सब प्लान एरिया की जो पॉपुलेशन है 23 पंचायत समितियों की, नॉट ट्राइबल पॉपुलेशन, टोटल जो पॉपुलेशन है उसके आधार पर 8% वो टोटल पॉपुलेशन है, इसके आधार पर इसका फैसला किया गया है। अध्यक्ष महोदय, आपके प्रोफेसर हाँ ओबीसी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ये कह रहे हैं कि मैं बार बार जवाब दे रहा हूँ, अब आप हर सवाल का जवाब ही एक ही देंगे मंत्री महोदय, आदिवासियों का भला कैसे होगा? आप आदिवासी लगते नहीं, जितना उनका अधिकार बनता है पूरे बजट का 8% लेने का
आप अभी यहाँ पर कमिट कर रहे हैं कि हमको नहीं दिया गया, तो नहीं देने का कारण क्या रहा माननीय अध्यक्ष महोदय? जो अधिकार 8% महाराष्ट्र पैटर्न से बढ़ता है वो आपने अगर नहीं लिया, वहाँ नहीं किया, तो 2 साल में हमारा सत्यानाश करा दिया। आप कर पाए? पेरवा साहब आपने तो सत्यानाश करा दिया। कोई है बनवारी लाल उदयपुर डिवीजन के सारी योजना को बंद करा दिया आपने। माननीय पूर्व मंत्री जी, आपने जितनी भी साहस नहीं था हमारे महाराष्ट्र पैटर्न को लागू करने। हमारी सरकार ने कल्याणकारी योजना चल रही थी, दिक्कत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अन्य अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, उदयपुर डिवीजन के अंदर जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी उनको सारा बंद कराने का श्रेय बेरवा साहब को जाता है। ये मेरा सीधा सा आरोप है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा चार्ज है, मंत्री महोदय से मेरा ये विचार इनके पूर्व जो राज्य सरकार थी उनके ऊपर था, लेकिन इनमें साहस नहीं था। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई फैसला कर सकते। हमारी सरकार ने बढ़कर के फैसला किया और अभी आपको बताया गया संस्था के खर्चे हैं वो हो रहे हैं ऑन गोइंग। वो नहीं लग रहा है। हॉस्पिटल पहले भी खुलते थे, स्कूलें पहले भी खुलती थी, आज बजट आपने सारा ले लिया। आपके अधिकार में 8% जो बजट बढ़ता है वो 8% हिस्सा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्या ये आदिवासियों के साथ नीयत में खोट है? और सरकार से जानना चाहूंगा क्या देना चाहिए कि वित्त मंत्री जी नहीं देना चाहते, वित्त मंत्री जी की मंशा नहीं है। ये 1999 में उत्तर दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यक्ष महोदय, उदयपुर डिवीजन के 25 लाख आदिवासियों का सवाल है। पूरा क्षेत्र का पैसा राज्य सरकार आवंटित नहीं कर रही है। इससे बड़ा अन्याय आदिवासियों के साथ बोलेंगे। 2002 तक इसका जवाब दिलवाइए। राजस्थान का सबसे बड़ा गरीब के पास नहीं है। बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। गरीब और आदिवासी 40 करोड़ और 30 करोड़ का 2000 की मंशा नहीं है। आखिर है क्या? 30 लाख बिलों के साथ अन्याय कर रही है सरकार। और वित्त मंत्री जी का मंशा साफ नहीं है। वित्त मंत्री जी ही इस कार्यक्रम को रोकना चाह रहे हैं और वित्त मंत्री जी के ऊपर मेरा आरोप है कि आपके द्वारा बजट अलॉट नहीं किया जा रहा है। बनवारी लाल जी पैरवा ने प्रतापगढ़ में शेड्यूल कास्ट का हाउस खोला था, वो भी ट्रांसफर करके इनके निर्वाचन क्षेत्र में ले गए, नया नहीं खोल सके। संख्या 87 राजेंद्र सिंह राठौड़। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान सवाल चालू हो गया। एक सदस्य सचिव कार्यरत है। ज्यादा गरीब और पिछड़े हुए और मंत्री जी हमारे साथ में न्याय नहीं कर रहे। वित्त मंत्री जी हमारे साथ में न्याय नहीं कर रहे। दिनांक 3/3/2002 को एवं कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण दूसरे सदस्य का पद दिनांक 7/6/2002 को शुरू से भर दीजिए दोबारा। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के में वर्तमान में एक सदस्य सचिव कार्यरत है। 3 रिक्त सदस्यों के पदों में से एक सदस्य का पद स्वर्गवास होने के कारण दिनांक 3/3/2002 को एवं कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण दूसरे सदस्य का पद दिनांक 7/6/2002 को व तीसरे सदस्य का पद दिनांक 26/6/2002 को रिक्त है। अध्यक्ष का पद दिनांक 14/6/2002 से रिक्त है। आयोग की पिछली बैठक दिनांक 7-8 मई 2002 को संपन्न हुई थी। खंड 2 जी नहीं, आयोग की पिछली 10वीं रिपोर्ट में ब्राह्मण को छोड़कर राजपूत सहित 8 जातीय वर्गों को पिछले वर्ग में सम्मिलित करने के मामले में आयोग में विचाराधीन बताए गए हैं। इनकी सुनवाई आदि की कार्रवाई आयोग द्वारा तारीख निश्चित करने पर ही होगी। खंड 3
दिनांक 16 नवंबर 1992 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इंदिरा साहनी प्रकरण में दिए गए निर्णय अंतर्गत राज्य सरकार को दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11/3/1993 को राज्य में राजस्थान पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं निवेदन भी करना चाहूँगा। सवाल तो आने दो हमारे। एक मिनट, पहले पूछने का अधिकार मुझे, फिर निवेदन करना इसी में है। दिनांक 28/8/2002 को माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय ने आयोग का पुनर्गठन करने के लिए शीघ्र घोषणा करने के लिए घोषणा की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जानना चाहूँगा, क्या यह सही है कि केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 4 माह में किए जाने के और ये निरंतर सतत सुचारू रूप से चले, इस तरह के निर्देश इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार के प्रकरण में 16 नवंबर 1992 में दिए गए थे? अगर हाँ, तो पिछले लंबे समय से आयोग के अध्यक्ष सहित 4 सदस्यों में से 3 सदस्यों का पद रिक्त रहना क्या उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं? नंबर 1। नंबर 2, अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूँगा कि आयोग ने अब तक कितनी सिफारिशें सरकार को कितने प्रतिवेदन के माध्यम से भेजी, सरकार ने कितनी सिफारिश मानी, कितनी सिफारिश सरकार ने पुनर्विचार के लिए भेजी? नंबर 3, क्या यह सही है कि इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने के निर्देश अनुसार आयोग राज्य में आरक्षण का अधिकार, शैक्षिक, सामाजिक और पिछड़ापन ये निर्धारित मापदंड तय किए गए थे? क्या इंदिरा साहनी के केस में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार सरकार जो लोग वंचित रह गए उन लोगों को आरक्षण देना चाहती है? और अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये आयोग की 10वां प्रतिवेदन जो 7/5/2002 को राजस्थान की सरकार को आयोग ने सौंपा, उसके अंदर जो शेष रही जाती है, आपने कह दिया कि ब्राह्मण को छोड़कर, इसमें क्रम संख्या 5 पर ब्राह्मण का नाम अंकित है। ब्राह्मण का मामला राजपूत, कोठियार, कंबोज, ब्राह्मण, रावत के साथ राजपूत जोड़ना, ये सारे मामले आयोग के सामने लंबित है। आयोग इस पर विचार इसलिए नहीं कर सकता कि आयोग का विधिवत गठन हुआ नहीं, और आप इसलिए नहीं करना चाहते कि आप इन लोगों को आरक्षण देना नहीं चाहते। अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार 16 नवंबर 1992 को एक आदेश पारित किए गए। उनकी पालना 4 महीने में करनी थी, जो राज्य सरकार ने 11/3/93 को 4 महीने के अंतर्गत प्रथम आयोग का गठन कर दिया गया। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, आदरणीय न्यायमूर्ति श्री IAS इसरानी साहब उसके पहले अध्यक्ष रहे हैं और वो बराबर चलते रहे हैं। 3 साल की इसकी अवधि है, 3 साल में उसके बढ़ते रहे। और दूसरा आयोग का गठन 21/5/99 के अधिसूचना के आधार पर दिनांक 14/6/99 को न्यायमूर्ति RS वर्मा का चयन किया गया और उसके साथ साथ में श्री मालीराम वर्मा को उनका चयन किया गया, जो उन्होंने 26/9/99 को ज्वाइनिंग की। श्री शंकरलाल जी पूर्व सांसद हैं, जिन्हों को चयन किया गया, जो 26/9/99 को ज्वाइन किया। श्री सैयद तौलानी अली, इनको ज्वाइन किया, ये 7/6/99 क्यों है? आदरणीय सुनिए, यही सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो है हमने तो पूछा है कि सिफारिशें लंबित है, उस सिफारिशों के अनुसार आप आरक्षण देना चाहते हैं या नहीं? ये तो आपने उत्तर दे दिया, पद रिक्त है। अब आप जल्दी गठित आज 6ठे महीने से ये पद रिक्त हैं, केवल मात्र 2 महीने से हैं। ये पद रिक्त होने नहीं चाहिए माननीय अध्यक्ष जी। ये तो हुआ गठन के बारे में। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 1 दिन पद रहना, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। ब्राह्मणों के नाम छोड़ा, इसमें जवाब में क्या छोड़ा? जवाब आप ये सुनिए, आपने छोड़ के दिया जवाब में। अध्यक्ष महोदय, क्या राज्य सरकार ये बताएगी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ये पद आयोग के रिक्त नहीं रह सकते? क्या सरकार इसके लिए दोषी नहीं है? क्या सरकार के खिलाफ मानहानि का दावा नहीं किया जा सकता?
इसके ऊपर कृपया विचार करें। अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्न में पूछा गया है कि ये जो विचाराधीन आवेदन आयोग में लंबित हैं, ये कितने अरसे से लंबित हैं और क्या ये क्रम तोड़कर राजनीतिक इशारे से अन्य को आरक्षण दे दिया गया, और जिनका वर्षों से आवेदन लंबित है, क्या राज्य सरकार अपनी तरफ से कुछ सलाह आयोग को देगी जो आवेदन अब तक लंबित है उनके ऊपर शीघ्र निर्णय हो जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक आखिरी प्रश्न है कि अनुच्छेद 15(4) में यह स्पष्ट है कि जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से कमजोर हो, पिछड़ा हो, उसके आवेदनों पर विचार होगा। जब यह स्पष्ट इसके अंदर आया हुआ है, आपने सूचनाएं तक संकलित की हुई है, तो राज्य सरकार सलाह जरूर दे सकती है, निर्देश नहीं दे सकती। क्या इसके लिए आपने विचार किया? क्या वर्गीकरण के लिए भी आपने सलाह दी है? अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है माननीय मंत्री महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूँ। एक मिनट साहब, साथ आ जाएगा साहब जवाब। माननीय साथ आ जाएगा महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, साथ आ जाएगा ना, 1 मिनट बैठ। अरे जवाब आने तो एक एक, फिर आप पूछ लेना, आप पहला करेंगे ना, साथ आ जाएगा साहब। एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक साथ में आ जाएगा साहब जवाब। एक सवाल है मेरा, तो एक लाइन में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूँ, जहाँ पर राजस्थान की विभिन्न जातियों के प्रकरण आयोग के समक्ष विचाराधीन थे, उस परिस्थिति में जब ब्राह्मण सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं, राजपूत समाज आंदोलित हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में क्या आयोग के सारे सदस्यों के पद रिक्त रखना सरकार की गैर जिम्मेदारी नहीं है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये चाहता हूँ कि सरकार की मंशा क्या है? क्या सरकार इन जातियों को आरक्षण देना चाहती कि नहीं देना चाहती? इन प्रतिवेदनों का निस्तारण करने का इरादा रखती है? सारे के सारे पद खाली क्यों रखते हैं? हमारी मांग है इनको आरक्षण दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, कीजिए आप। खाली रखना ये गलत नियत दर्शाता है। उत्तर तो दिलाओ। बदन दिलावर, पद खाली रहे। बदन दिलावर। हाँ, मैं तो बैठ जाऊंगा सर, परंतु मामला बहुत गड़बड़ हो रहा है। नहीं, मैं उनको नहीं दूंगा। मंत्री जी उत्तर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, मंत्री जी को धमका रहे हैं क्या आप? आयोग का गठन करना सरकार की मंशा है और उसी के हिसाब से उन्होंने किया भी है। आयोग किस बात में रिपोर्ट देती है, कैसे सुनवाई करती है, ये उसका प्रक्रिया है, इसमें हम लोग नहीं आना चाहते बीच में। जब आपको पता था कि इनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, इसलिए नहीं, तो आप सुनना नहीं चाहते के लिए आदेश क्यों नहीं दिए? आप गंभीर नहीं सुनना नहीं चाहते। मेरा 10वां प्रतिवेदन, आयोग का 10वां प्रतिवेदन आया है और 10वें प्रतिवेदनों में उसने 8 जातियों को रिजर्वेशन किया है, जिनमें राजपूत है, कटियारा है, काम्बोज है, कांगरी, करेकरी, ब्लोची जिसको ब्रैकेट में कहते हैं वो है, गुरु गर्ग ब्राह्मण है, पूर्विया राजपूत है। सुनिए पहले सुनिए, राजपूत के साथ नाम को जोड़ने का है। गलत आ रहा है, इसका विचाराधीन, उन्होंने मंत्री महोदय, इसका विचाराधीन है उनके पास। दूसरी बात यह कि उसी 10वें कौन से मंत्री ऐसा परिचय नहीं हुआ, आज तक हाउस में कभी खड़े नहीं हुए। एक मिनट बैठा यार, मेरा है माननीय एक प्रतिवेदन में उन्होंने नामंजूर किया। राज्य सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की, राज्य सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की कि इन्हें वापस भेजा गया आयोग के पास में कि इन पर पुनः विचार किया जाए, जिसमें ब्राह्मण जाति भी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर छोड़ दिया भाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो माननीय मंत्री परमानेंट होता हूँ कि ब्राह्मणों का नाम क्यों छोड़ दिया? सारणी में स्पष्ट लिखा हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, each of the state governments and the administrations of the union territory shall within 4 months from today
constitute a permanent body of entertaining, examining and recommending upon request of inclusion and completion over all the OBC and other backward classes. अब ये परमानेंट जब यहाँ पर बॉडी है तो ये किस प्रकार वैकेट कैसे होगी और 2 महीने से खाली पड़ी है। सरकार बिल्कुल इस मामले में नेग्लिजेंट लगती है। OBC क्लासेस के लिए जिस प्रकार के मेरे रावत कम से कम 20 विधायकों ने लिख के दिया, दुनिया भर की रावत के साथ राजपूत जोड़ने में 12 महीने से डिले कर रहे हैं। 12 महीने से इस सदन के 20 विधायकों ने रावत राजपूत कहलाते हैं, रावत राजपूत है। इन स्पाइट ऑफ ऑल और गुड अटेम्प्ट्स नहीं तो आयोग ने काम किया, एक बार आपके मंत्रिमंडल ने इसका वापस कर दिया, तो आयोग काम ही नहीं कर रहा। आयोग के सदस्यों को गठन में देरी के कारण आज जो राजनीतिक झगड़ा आपस में चल रहा है, जातियों को जो झगड़ा फैला रखा है, अखबारों में मोटा आया कि जाट और राजपूतों के आरक्षण के लेके झगड़ा है। हमारा आपस में कोई झगड़ा नहीं है। जो जातियां आरक्षण के लायक है, जाट हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, सभी जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए, जिससे आपस में जातीय द्वेष नहीं फैले। हो गया जालोर में टीबी के रोकथाम के लिए भारत सरकार से 10 लाख रुपए प्राप्त हुए थे। जालोर में टीबी के रोकथाम के लिए 10 लाख रुपए प्राप्त हुए थे, परंतु टीबी के 10 लाख रुपए से अन्य सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री मदन दिलावर सदस्य की ओर से विद्युत विभाग द्वारा आम उपभोक्ताओं के साथ कथित अन्याय करने के संबंध में डॉक्टर रतनलाल जाट सदस्य की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में कथित धांधली के संबंध में श्री अमराराम चौधरी सदस्य की ओर से भीलवाड़ा पंचायत समिति के शाहपुरा के एक सदस्य के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में श्री सांवरलाल सदस्य की ओर से राज्य में सहकारी संस्थाओं और संघों के चुनाव समय पर नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हरिश्चंद्र कुंभावत सदस्य की ओर से कोचामन सिटी की अतिरिक्त तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने के संबंध में श्री प्रताप सिंह सिंघवी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र छिबड़ा की सिंचाई समस्या के संबंध में श्री गुलाबचंद कटारिया एवं 17 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के एक मंत्री के निकट रिश्तेदारों के नाम भूमि आवंटन के संबंध में श्री अमराराम धोद सदस्य की ओर से राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के संबंध में उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, 17 माननीय सदस्यों के साथ जो स्थगन प्रस्ताव मैंने पेश किया उसको मैं लगातार 4 दिन से विभिन्न माध्यमों से उपाध्यक्ष महोदय आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं और इसमें एक सेकंड विभिन्न अन्य सदस्य उपाध्यक्ष महोदय मैंने जो विभिन्न माध्यम हो सकते हैं उपाध्यक्ष महोदय माध्यमों से इस उपाध्यक्ष महोदय एक बहुत महत्वपूर्ण घटना के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। इस मंत्री उपाध्यक्ष महोदय मैं एक बहुत महत्वपूर्ण घटना के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। अगर इस सदन में जिला सवाई माधोपुर क्षेत्र के बारे में अगर इस सदन में बैठे हुए हम माननीय सदस्य और माननीय सदस्य में भी अगर मंत्रिमंडल में हिस्सेदार व्यक्ति अपने जीवन के कार्यकाल में जिस प्रकार का भूमि माफिया का काम करे, ये रिजेक्ट हो गया, इस पर आप बोल दो। अगर आपको अभी आसन से आप
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कर सकते। मैंने नहीं उठाया। ये भारतीय पेट्रोल पंप पार्टी है, विचाराधीन है, ये जुडिस है, न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण है। जमीन शासन की व्यवस्था को आप चुनौती नहीं दे सकते। प्रतिपक्ष नेता महोदय, भाजपा के अध्यक्ष नायडू को गैरकानूनी तरीके से दलितों की जमीन से कब्जा करने के मामले में पहले आप उन पे कार्रवाई करवाइए दिल्ली में। नेवर मार करके भाजपा का राष्ट्रीय का मामला आप अदालत में चला दी में इसलिए यहाँ नहीं उठाया गया। पेट्रोल पंप पार्टी है, पेट्रोल पंप पार्टी है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जमीनों पर कब्जा किया, आंध्र प्रदेश में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये मामला विचाराधीन है। ये भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का यहाँ नैतिक अधिकार नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जाति के लोगों की करोड़ों रुपए की भूमि पर अब कब्जा किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अरे भारतीय पेट्रोल पंप पार्टी बोलो इसको। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने सदन को देश के शहीदों के ताबूतों में चलाने की इच्छा नहीं, भ्रष्टाचार किया। इन्होंने देश के शहीदों के ताबूतों में भ्रष्टाचार किया। विधानसभा ने नहीं चलने देने का अनुसूचित जाति की जमीनों पे कब्जा किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीजेपी के जवाब माननीय सभापति, सभापति महोदय, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाह रहा हूं कि ये सदन राजस्थान की जनता के लिए मैं सोचता हूं एक ऐसा निर्णायक सदन है और इतना सम्मानित सदन है और हम सब लोगों की और सारे राजस्थान की जनता की निगाह लगी रहती है। और अगर किसी प्रकरण के माध्यम से हम में से किसी भी, चाहे वो मेरे पर ही क्यों न हो, अगर इस प्रकार के कोई आरोप प्रत्यारोप और उनको अगर हम यहाँ कोई बोल न सके या अपनी बात न कह सके तो मैं सोचता हूँ माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, इस पर निर्णय अध्यक्ष जी द्वारा दिया जा सकता है, उन्हें दे दिया है, इसलिए अब इस बात को खोलने में कोई बात नहीं। मैं आपसे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में एक नौजवान मीना की हत्या हो गई है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता के रहने वाले हैं और इनकी जमीनें दरियागंज में जो है। माननीय सभापति महोदय, एसपी कलेक्टर के प्रतिपक्ष के नेता से पूछना चाहता हूँ, आप उदयपुर के रहने वाले हैं, दरियागंज में जमीन क्या करें आपकी? अगर प्रधान अपने सदन में माननीय सभापति महोदय,
अध्यक्ष महोदय, आज इस बात की नहीं है कि नौजवान की हत्या हो गई है। प्रतिपक्ष के नेता उदयपुर के रहने वाले हैं, इनकी जमीन दरिया तहसील में लगी रहती है। जिला प्रशासन का कोई बात उठाइए। माननीय सभापति महोदय और सिद्धार्थ आपका है नहीं, वो प्रधान रहे। माननीय सभापति महोदय उन्होंने माननीय सभापति महोदय प्रतिपक्ष के नेता से पूछना चाहता हूँ, उदयपुर के रहने वाले हैं और माननीय सभापति महोदय प्रतिपक्ष के नेता उदयपुर के रहने वाले माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण घटना बताना चाहती हूँ। बुधवार की सुबह जिला कलेक्ट्रेट के सामने स्थित इंदिरा मैदान में एक 19 साल के छात्र का शव रस्सी से लटका हुआ मिला, जिससे मेरे सवाई माधोपुर क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, एक शव का लटकना मायने नहीं रखता है। शव का मिलने की जगह और स्थान मायने में रखता है। उस स्थान के ऊपर जिला कलेक्टर उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम इस सदन में बैठकर उपाध्यक्ष महोदय उस जगह का मिलना है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे पुलिस प्रशासनिक अधिकारी को तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए। के तहत की, लेकिन निलंबित किया जाना चाहिए। आवंटन कराया, ऐसे पुलिस अधिकारी को परिवारजनों ने निलंबित किया जाना चाहिए। आवंटन कराया, नियम के तहत कर रहे हैं श्रीमान। पुत्री के नाम से मेरा आपसे निवेदन है कि 100 गज की दूरी के ऊपर राजेश महोदय का मकान है, आवंटन कराया, एसपी महोदय का मकान है और वहाँ पर 24 घंटे विजिलेंस रहती है, गार्ड लगी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर शव लटका मिला है। यह हमें पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था बताती है। 25 बीघा 400 बीघा भूमि का प्रधान के पद पर रह करके जिस प्रकार का आपने और अपने बच्चों के नाम पर आवंटन कराया, मैं सोचता हूं कि हम सब सदन के माननीय सदस्यों को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। हम इस विषय को गंभीरता से कि जो आवंटन कमेटी का माननीय उपाध्यक्ष महोदय रहते हुए उसको हाई कोर्ट में विचाराधीन मामला है, पद के दुरुपयोग उस मामले पर हाउस में विचार नहीं होना चाहिए। अपने परिवार के सारे जनों को जिस प्रकार से इस भूमि का आवंटन किया, सरकारी रिकॉर्ड उपाध्यक्ष महोदय उनके नाम से हुआ, खतौनी में उनका नाम दर्ज हुआ और इस प्रकार से प्रधान पद पर रहकर 68 से लेकर के 78 तक का जो समय है उसमें 450। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में पूरी तरह से सनसनी फैली हुई है। पूरा सवाई माधोपुर शहर आतंक से भयभीत है। कानून की हत्या मैंने अंग्रेजों के समय में देखा था कि लाशें लटका करके भय और आतंक पैदा किया जाता है। मंत्री की हैसियत से, लेकिन मेरे सवाई माधोपुर क्षेत्र में भी ऐसी स्थिति पैदा होती जा रही है। मेरा आपसे इस विषय के ऐसे पुलिस अधिकारी को वहाँ से तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए। उपयोग किया और सदन के माननीय सदस्यों ने अपराधी को बचाने के लिए इस प्रकार का अगर सदन का दुरुपयोग किया तो ये राजस्थान की जनता के लिए और हमारे न्याय के लिए महिला विधायक हूँ, मैं अपने आप को भी असुरक्षित महसूस कर रही हूँ। सारा का सारा रिकॉर्ड है।
मैंने जो भी बात कही है और रिकॉर्ड के आधार पर कही है, अगर उनमें दम हो तो खड़े होकर के मेरे जवाब दें कि वास्तव में क्या सच्चाई और क्या सच्चाई नहीं। मैं उसके लिए उनको आमंत्रित करता हूँ। मैंने 273 का तो मैंने नहीं देखा प्रकार की स्थिति में आपने इसी रखना चाह रहे हैं, चुनावी है आपके माता कोई अगर उसके पास मेहरबानी तो अपना चुनौती देता हूँ, चुनौती देता हूँ उसको। अध्यक्ष महोदय मेरी बात को तवज्जो दीजिए। मेरे यहाँ पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। मोशन तो रिजेक्ट हो गया। व्यवस्था आसन की व्यवस्था के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भीड़ की जमीन को लेने उसका भी जरा थोड़ा हिसाब दे दो। बोल दूंगा मैं। उदयपुर में मंगरे के पास की भीड़ की 69 बीघा जमीन का भी हिसाब दे दो, और किस किस को अलॉट हुई है, किस किस ने प्लॉटिंग की है, करोड़ों रुपए का घपला, उसका भी हिसाब लेके आओ। 2002 को जनमत जानने हेतु प्रचलित किया जाए। जो पक्ष में वहाँ के पक्ष में ना कहें नापक्षीता विधेयक को नापक्षीता विधेयक को जनमत जानने प्रचलित करने संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न है कि राजस्थान हाथ सरफा खरीद नियोजन शौचालय निर्माण विधेयक 2002 को प्रवर समिति को प्रविष्ट किया जाए। जो पक्ष में वहाँ के पक्ष में ना के नो विधेयक को प्रवर समिति को निर्देश किए जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न है कि राजस्थान हाथ सफाई नियोजन और शुष्क शौचालय संनिर्माण विधेयक 2002 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में वहाँ के ये पक्ष में ना के विधेयक विचारार्थ लिया गया। खंड से विचार खंड 2 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न है कि खंड 2 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहाँ के जो विपक्ष में ना कहें आपक्षिता खंड 2 स्वीकार किया गया। खंड 3 श्री माणकचंद खुराना, श्री सावरलाल, श्री नाथूलाल गुर्जर, श्री राजेंद्र राठौड़, प्रताप, श्री रतन। बीजेपी चोर है। प्रभारी मंत्री जी उत्तर दो। बीजेपी चोर है। उत्तर बोलना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष महोदय, प्रश्न एक खंड 3 में जो संशोधन श्री माणकचंद खुराना, श्री सावरलाल जाट, श्री नाथूलाल गुर्जर, श्री राजेंद्र राठौड़, श्री राम प्रताप एवं डॉक्टर रतनलाल जाट सदस्य विधानसभा ने प्रस्तुत किया, उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहाँ के जो विपक्ष में ना कहें। भारतीय जनता पार्टी को दी स्कूल के लिए हरी पट्टी की जमीन। देश भर में स्वीकार किया गया। पारदर्शिता का ढिंढोरा पीटने वाले स्वीकार किया जाए। भारत सरकार के मंत्री जगमोहन ने भारतीय जनता पार्टी के नेता रामगंज के स्कूल को जमीन आवंटित करते समय सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी। हरी पट्टी की जमीन स्कूल के लिए आवंटित किया गया। श्री नाथूलाल गुर्जर, रतनलाल जाट, श्री राजेंद्र राठौड़, उड़ाकर श्री राम प्रताप अरबों रुपए की जमीन प्रभारी मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी को आवंटित कर दी। खंड 4 में जो संशोधन श्री माणकचंद देश के गृह मंत्री के नाम पर श्री राजेंद्र राठौड़ के अंदर विधानसभा ने सारे नियमों को ताक पर रखकर जमीन का आवंटन जो पक्ष में भारत सरकार के मंत्री अरबों रुपए की जमीन नियमों को ताक पे रखकर आवंटित स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दलितों की 40 एकड़ जमीन अपने परिवार के नाम पर आवंटित की। प्रश्न है कि खंड 5 से 12 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें जो पक्ष में ना कहें हाँ पक्षिता खंड 5 से 12 स्वीकार किए गए।
खंड 13 श्री माणक चंद सुराणा, श्री सांवरलाल जाट, श्री राजेंद्र राठौड़। डिवीजन बैठो, आप डिवीजन कराता हूँ। बैठो ना, डिवीजन कराता हूँ। तो फिर काहे का डिवीजन है? तो बैठो, आप डिवीजन कराता हूँ ना। डिवीजन करा रहा हूँ ना। आप डिवीजन मांग रहे हो तो डिवीजन करा रहा हूँ, आप बैठो। यहाँ कहाँ से डिवीजन करें? आप बैठो, डिवीजन मांग रहे हो तो चलो छोड़ो। खंड 13 श्री माणकचंद सुराणा, श्री सांवरलाल। हाउस तो आप आओगे जब ऑर्डर में आएगा। मैं कहाँ से लाऊं? उठा के भेजूं क्या आपको? आप बैठो तो हो जाएगा ऑर्डर। मैं कहाँ से लाऊं? श्री राजेंद्र राठौड़। आप जांच के आदेश सरकार देती जाओ, मैं थोड़ी देता हूँ। कर चुके हो। प्रश्न है कि खंड 13 में किस पे जांच? एक मिनट, ऐसे ही चला रहे हैं जैसे पंचायत राज एक्ट तुमने पास किया था। ऑर्डर बस सुनो। अब मेरी बात सुनो ना, बात सुनिए तो सही। अरे तो आप सुनो ना, आप किस पे जांच, किस पे ऑर्डर मांग रहे हो मेरे से? बिजनेस ही नहीं है हाउस में बिजनेस ही नहीं है। हाउस में बिजनेस ही नहीं, किस पे ऑर्डर मांग रहे हो? और माननीय अध्यक्ष महोदय ने रिजेक्ट कर दिया। सरकार के मंत्रियों के घोटाले पे ऑर्डर। प्रश्न ये है कि खंड 13 में संशोधन श्री माणकचंद सुराणा, जाट, राजेंद्र राठौड़ सदन विधानसभा के प्रस्तुत किया, उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। ना पक्षीता संशोधन स्वीकार किया गया। प्रश्न है खंड 13 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्षीता खंड 13 स्वीकार किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, 14 से 16 कोई संशोधन। उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न है खंड 14 उपाध्यक्ष महोदय, हमने नियमों के तहत विपक्ष में ना कहें। उपाध्यक्ष महोदय, नियमों के तहत 16 स्वीकार किया। नियमों के तहत नोटिस दिया है और आरोप लगाने के पहले भी 273 आसन की व्यवस्था हो चुकी है। आज महोदय पर हम नहीं बोल सकते। आप प्रतिपक्ष के नेता होकर के आसन का सम्मान नहीं करते। प्रतिपक्ष के नेता होकर के भी आसन का सम्मान नहीं करते हो। हमारी बात आपको बैठना चाहिए। और उसके बाद आपके लोग तो यहाँ वेल में आ गए और आप वहाँ खड़े भाषण दे रहे हैं। आप अपने लोगों को पहले यहाँ पर आपने वो स्टेज, आप सीट्स पर बैठाइए इनको और बाद में आप कुछ कहिए। पेट्रोल पंप पार्टी मुर्दाबाद हो गया। एडजमेंट मोशन पेट्रोल पंप पार्टी मुर्दाबाद भेज दिया। उसके बाद कोई पेट्रोल पंप पार्टी मुर्दाबाद। 17 माननीय सदस्यों ने, पेट्रोल पंप पार्टी 17 माननीय सदस्यों ने एक स्थगन प्रस्ताव पर दस्तखत करके दिया है। मैं सोचता हूँ पेट्रोल पंप पार्टी मुर्दाबाद। नहीं। प्रश्न है खंड 14 से 16 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्षीता खंड 14 से स्वीकार किया गया। खंड 17 श्री माणकचंद सुराणा, श्री सांवरलाल, श्री राजेंद्र राठौड़, श्री मदन दिलावर, श्री राम प्रताप संशोधन प्रस्तुत करेंगे। प्रश्न है खंड 17 में जो संशोधन श्री माणकचंद सुराणा, श्री सांवरलाल, श्री राजेंद्र राठौड़, श्री मदन दिलावर, श्री राम प्रताप से सदस्य विधानसभा ने प्रस्तुत किया, उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। ना पक्षीता संशोधन स्वीकार किया गया। प्रश्न है कि खंड 17 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्षीता खंड 17 स्वीकार किया गया। खंड 18 से 22 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न है खंड 18 से 22 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्षीता खंड 18 से 22 स्वीकार किए गए। खंड अधिनियम सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न है खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्षीता खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किया गया। श्री बुलारीदास कल्ला प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सफाई कर्मचारी नियोजन को सुख शौचालय निर्माण विधेयक पारित किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान हद सफाई कर्मी नियोजन और सुख शौचालय सनिर्माण प्रतिष्ठित विधेयक 2000 को पारित किया जाए। प्रश्न है
है कि राजस्थान हद सफाई कर्मी नियोजन और शौचालय निर्माण शोध विधेयक 2002 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्षिता राजस्थान हद सफाई कर्मी नियोजन शौचालय निर्माण विधेयक 2002 को पारित किया गया। आप इस तरह के महत्वपूर्ण बिल को पारित करा रहे हैं, हम भी इसमें भाग लेना चाहते हैं। हो ना आप बैठो ना, भाग देना, बैठो। जब आप ना लोगे के भाग बालकों का घोटाला, लक्ष्मी विलास पैलेस का घोटाला, वहाँ बैठो ना। अगर इतने बड़ी भूमि घोटाला, भूमि माफिया केवल एक छोटी सी बात की माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो केंद्र में माननीय नेता महोदय, सरकार के केंद्र में विपक्ष के नेता महोदय, विश्वास करने वाले हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ाई, लोकतंत्र में आपकी 150 बीघा आपसे मेरा अनुरोध है कि आप स्वस्थ परंपराओं का ध्यान रखते हुए आप अपने पद के जिम्मेदारी का निर्वहन करें और जो अध्यक्ष व्यवस्थाएं हों अपने नाम से अगर स्वयं प्रधान रहते हुए जिस पद पर वो स्वयं आसीन था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय रहते हुए अगर वो अपने नाम से व्यक्तिगत नाम उदयपुर के बीट जमीन घोटाले कांड की भी जांच हो कर दे और उसके बाद सदन में इस प्रकार की बीजेपी को कुछ शर्म करनी चाहिए। हमने नियमों में रहते हुए ये कोई पेट्रोल पंपों का आवंटन थोड़ा ही है। प्रस्ताव ये तो आपके आवंटन आपने रद्द किया, उनका क्या हुआ? उनके अगर आप घोटालों की सरकार लिए बैठे हो केंद्र में और यहाँ पर आप आसन का सम्मान नहीं कर रहे हो और जो प्रकरण कोर्ट के अंदर न्यायालय में जो लंबित है उसके ऊपर आपके सदस्य आपके नेतृत्व में नहीं है। आप अपने सदस्यों को पहले अपने स्थान पे बैठाइए। आपका कोई नेता नहीं है, आप सदन के नेता सदस्यों को आप नियंत्रण में नहीं और एक मंत्री के ऊपर आप नियम के अंतर्गत आप भाषण को चुनौती दे रहे हो। आपकी किसी बार शहीद उपाध्यक्ष महोदय नहीं चल सकता, नेता उसको नहीं चला सकते। इस तरह से आप इनको नहीं बोलने देंगे, नहीं सुनेंगे हम प्रतिपक्ष के नेता को। आप अपने सदस्यों को पहले स्थान पर बैठाइए, अपने स्थान पर। वन में खा गए ये शैलेंद्र जोशी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोटा खुला विश्वविद्यालय नाम परिवर्तन विधेयक 2002 को विचारार्थ लिया जाए। श्री भंवरलाल शर्मा, श्री राजेंद्र राठौड़, श्री हीरा सिंह चौहान, श्री गुलाबचंद कटारिया, श्री मदन दिलावर, श्री धर्मपाल चौधरी, श्री सुरेंद्र गोयल, नाथूलाल गुर्जर, श्री रघुवीर सिंह घोष। कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा खुला विश्वविद्यालय। बोल रहा हूँ ना मैं, नाम बोल रहा हूँ ना आपका मैं। हाँ बोल रहा हूँ मैं तो नाम मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ। मदन दिलावर, धर्मपाल चौधरी, सुरेंद्र गोयल। मैं कहाँ चला हूँ होटल में? आप बैठो। जब उपाध्यक्ष महोदय एक ईमानदार मंत्री है, उसको बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं और वो कितने बेईमान मंत्री आपके बैठे हैं। ये मेरा काम। अरे आप इस्तीफा मांगो। एक बहुत बड़ी लिस्ट है, उनको तो आप बर्खास्त कर नहीं रहे हो और एक ईमानदार मंत्री है उसके इस्तीफे की, उसकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हो। उपाध्यक्ष महोदय, ये इनका तरीका गलत है, आप इनको निष्कासित कीजिए उससे।
आप इनको बाहर निकालिए। ये मानिक चंद जी सुराना जैसे वरिष्ठ सदस्य होकर के मेजों के ऊपर चढ़ते हैं। मानिक जी सुराना जैसे वरिष्ठ सदस्य होकर के इस तरह से आसन को धमकी दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय नहीं चलेगा, आप आसन को धमकी नहीं दे सकते। आप अपने स्थान पर चले जाइए, शांति से सुनिए। खुली जेल में भेजो। मेघवाल, श्री मानिक चंद सुराना, श्री मानिक चंद सुराना, श्री मानिक चंद सुराना बोलो। आज भारत सरकार का हर मंत्री भ्रष्टाचार और घोटाले में लिप्त है। पूरे देश को इनके भ्रष्टाचार ने हिला दिया है। अडवाणी जी की उपाध्यक्ष महोदय, यदि बर्खास्त करना है तो सबसे पहले पेट्रोलियम मंत्री की मांग करो और उसके बाद की बात करो। उपाध्यक्ष महोदय, इनको खुला विश्वविद्यालय नहीं, खुली जेल चाहिए। प्रश्न है कि कोटा खुला विश्वविद्यालय नाम परिवर्तन विधेयक 2002 को जनमत जाने तो प्रचलित किया जाए। जो पक्ष में वहाँ नापक्षीता विधेयक को जनमत जाने प्रचलित करने का संशोधन प्रस्ताव है स्वीकार किया गया। प्रश्न है कि कोटा खुला विश्वविद्यालय नाम परिवर्तन विधेयक 2002 को प्रवर समिति को निर्देशित किया जाए। जो पक्ष में वहाँ अध्यक्ष महोदय, जो विपक्ष में ना कहें, नापक्षीता मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा। किए जाने का संशोधन प्रस्ताव है स्वीकार किया गया। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न है कि कोटा खुला विश्वविद्यालय नाम परिवर्तन विधेयक 2000 आपका ध्यान लिया जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम भज ने सरोजनी नगर मार्केट में स्थित अपनी दुकान में चलाए जा रहे 2 से 4 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न है खंड 2 से 4 स्वीकार किया जाए। विपक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें, आपक्षीता खंड 2 से 4 स्वीकार किए गए। अनुसूची कोई संशोधन नहीं। प्रश्न है कि अनुसूची स्वीकार की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, पक्ष में ना कहें, आपक्षीता अनुसूची स्वीकार की गई। खंड 1 अधिनियम सूत्रनाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न है खंड 1 अधिनियम सूत्रनाम आदि स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो पक्ष में ना कहें, आपक्षीता खंड 1 अधिनियम सूत्रनाम आदि स्वीकार किया गया। श्री शैलेंद्र जोशी प्रस्ताव करेंगे कोटा विश्वविद्यालय नाम विधेयक 2000 किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोटा खुला विश्वविद्यालय नाम परिवर्तन विधेयक 2002 को पारित किया जाए। विपक्ष में ना कहें, नापक्षीता विधेयक को जनमत जाने तो प्रचलित करने का संशोधन प्रस्ताव है स्वीकार किया गया। तो आप बैठो ही नहीं तो मैं क्या करूँगा। प्रश्न है कि राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2002 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहें,
पक्ष जीता, ना पक्ष जीता, विधेयक को प्रवर समिति निर्देश किया जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया। ताबीज चोर, ताबीज चोर, ताबीज चोर, चोर, ताबीज चोर, ताबीज चोर, ताबीज चोर, चोर, ताबीज चोर, जमीन चोर जाए। पक्ष में आ गए जमीन चोर, जमीन चोर, जमीन चोर, हाँ पक्ष जीता, ताबीज चोर, ताबीज चोर, ताबीज चोर, ताबीज चोर, ताबीज चोर, ताबीज चोर, स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहाँ के जो विपक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 2 स्वीकार किया गया। खंड 3 श्री सावलाल, श्री राजेंद्र सावलाल विधानसभा ने बीजेपी भ्रष्ट है। पक्ष में वहाँ कहें तो ना कहें ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता। संशोधन स्वीकार किए गए। प्रश्न 1 खंड 3 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 3 स्वीकार किया गया। खंड 4 से 11 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न 1 खंड 4 से 11 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 4 से 11 स्वीकार किए गए। खंड 12 प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय संशोधन। हाँ जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के विधान खंड 12 के उपखंड 2 में का भाग में विधायक अभियंता का एक शिक्षित स्थान पर अभियंता के 2 शिक्षित प्रतिबद्ध जाएं। खा भाग ढा में विद्यमान व्यक्तियों का कोई सदस्य के स्थान पर अभिव्यक्ति के 2 सदस्य प्रतिपत्ति किए जाएं। खंड 18 व 19 प्रश्न है कि खंड 12 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। संशोधन स्वीकार किया गया। खंड 12 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें हाँ, पक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 12 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया। खंड 13 से 17 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न है खंड 13 से 17 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, पक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 13 से 17 स्वीकार किए गए। खंड 18 व 19 खंड 18 प्रभारी मंत्री 18 व 19 को लोपित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खंड 18 व 19 विधेयक के विद्यमान खंड 18 और 19 हटाए जाएं। प्रश्न है कि प्रभारी मंत्री ने विधेयक में खंड 18-19 में विलोपित करने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, पक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। संशोधन स्वीकार किया गया। खंड 20 व 21 प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खंड 20 और 21 विधेयक के विधान खंड 20 और 21 को क्रमशः खंड 18 और 19 के रूप में पुनर्स्थापित किया जाए। खंड 20 व 21 को उसके खंड 18-19 के रूप में पुनर्वित करने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया उसका स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। संशोधन स्वीकार किया गया। विश्राम करो, बैठ जाओ। खंड 18 प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के विद्यमान खंड 22 और 23 को हटाया जाए। प्रश्न है खंड 18 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। संशोधन स्वीकार किया गया।
प्रश्न खंड 18 को संसदीय रूप में स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो जो कहाँ कहें, विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष। उपाध्यक्ष महोदय, इस बहुमत के आधार पर एक बेईमान और चोर को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, एक ऐसे मंत्री को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर सब प्रकार के आरोप सिद्ध हैं और और कागज के आधार पर अनुशासन नहीं रहा है। दलितों की जमीन पे कब्जा कर लिया, की जमीन को आपके मामले में फंसे हुए। आप भारत सरकार को देखें, आप केंद्र में घोटालों की सरकार में बैठे हो, केंद्र में घोटालों की सरकार, सारे बड़े घोटाले आपके टाइम पे एक एक मंत्री भ्रष्ट है। करोड़ रुपए खा गए आपके टाइम पे, यूरिया कांड आपके टाइम पे, मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो सकती। देश में सबसे बड़ा कांड आपके टाइम पे, आप चाहते क्या कुछ भी करना। प्रस्ताव संशोधन किया है उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, पक्ष में ना कहें। आप पक्ष जीता, आप पक्ष जीता, संशोधन स्वीकार किया गया। का दुरुपयोग किया और अपनी जमीन को उसने हक ईमानदार है। हम अगर रतनलाल तांबे की निष्ठा पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकते। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, आप एक पार्टी का नेता है, तो हमारे नहीं किया जाए, यही करना पड़ता है। सभा सत्र में खबरें छपाने के लिए इस तरीके के आप सारे नाटक करते हैं। कुछ नहीं है, खाली आपकी गिरती हुई सांस बचाने को रास्ता नहीं है आपके पास। गलत अलॉटमेंट कराया है, सब जगह आप फिरते आ रहे हो। नंबर से लेकर के जमीन का कितना हिस्सा, आप कितनी कुछ नहीं, जमीनों के सारे घोटाले आपके टाइम में आपने करे। आप घोटालों के प्रमुख पार्टी है। ये सारी नकलें इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान मंत्रिमंडल में बैठा हुआ एक राजस्थान का मंत्रिमंडल का सदस्य, जनप्रतिनिधि के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि अगर अपने पावर का मिसयूज करे, प्रधान उपाध्यक्ष महोदय अपने नाम से आवंटन कराए और उसको बचाने के लिए सारी कांग्रेस पार्टी लग जाए, इससे ज्यादा लोकतंत्र की धज्जियां और नहीं उड़ सकती है। तुम इस नशे से निकल जाओ, तुम्हारे दिमाग से ये बात निकाल देना। अगर बहुमत के आधार पर अगर चोरों को बचाने का प्रयास किया, बहुमत के आधार पर अपराधियों को बचाने की कोशिश की, बहुमत के आधार पर चोरों को बचाने का प्रयास किया, अगर बहुमत के आधार पर लोकतंत्र की हत्या तुमने की, अगर बहुमत के आधार पर तुम भूमि चोरों को बचाने के लिए अगर यहाँ प्रयास कर रहे हो, राजस्थान की 5 करोड़ जनता इस सारे नाटक को देख रही है। अपने प्रधान पद पे रहते हुए अपने स्वयं के नाम से, केवल तुम्हारा नाम, ये जो 152 बीघा पिताजी नाम से तुमने 152 बीघा जमीन पर जिस प्रकार का तुमने इस पर 152 बीघा का अलॉटमेंट कानून की धज्जियां उड़ा के किया, मैं सोचता हूँ कोई सीलिंग कानून तुम पे लागू नहीं, कोई अलॉटमेंट का कानून तुम पे लागू नहीं, कोई कानून तो ये काम नहीं करता। कानून की किताबों की धज्जियां उड़ा करके, कानून का बेइज्जती करके ये जनप्रतिनिधि बन करके बैठे हो, कानून की हत्या करके, अलॉटमेंट के कानून की हत्या करके अपने नाम से नियमों के अनुपालन के लिए ताकि होगा प्रधान रहते हुए करा ले, प्रधान के पद पे होते हुए करा ले, प्रधान के पद का दुरुपयोग करे और उसके बाद भी कानून के तहत उठाना चाहते हैं, नोटिस के द्वारा उठाना चाहते हैं, 273 का नोटिस व्यक्तिगत मंत्री को देने के बाद बोलने का अधिकार होगा। उसके बाद भी
मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर ये राजस्थान की जनता को मैसेज देना चाहते हो, ये बड़ा सदन तो अफसोस होगा इसके लिए अगर इस सदन का उपयोग केवल के लिए करना शुरू कर दिया तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। आज लग रहा होगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियां रोएगी कि लोकतंत्र के रखवालों ने लोकतंत्र की हत्या केवल अपने इस अभिमान के कारण से, हमारा बहुमत है इसलिए कानून की हत्या कर दो, कानून का गला घोट दो। बचाने के लिए सारा का सारा कांग्रेस। उपाध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष के वक्तव्य को नेता प्रतिपक्ष के वक्तव्य को रिकॉर्ड नहीं किया जाए, मेरा आपसे आग्रह है। ये इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं, किन नियमों के अंतर्गत कर रहे हैं, आप कृपया इनको अंकित नहीं करें, मेरा आपसे आग्रह है। अगर कोई गलती है और बताए कि ये तुमने अपने पावर का मिसयूज करके पहले। उपाध्यक्ष महोदय, आप कृपया इस तरह के अनर्गल आरोपों को अंकित करने से रोकें। मेरा पुनः आपसे आग्रह है सरपंच होते हुए कि नेता प्रतिपक्ष इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, कृपया इनको अंकित नहीं किया जाए, मेरा आपसे आग्रह है। जिसका तुम्हारा अधिकार नहीं है, किसी दूसरी पंचायत में गरीब आदमी का आवंटन तो नहीं हो सकता है, पर इन भूमाफियों का और पिताजी को भी, तुमने पिताजी को भी आवंटन किया अपने 5 साल के बच्चे के नाम से, तुमने आवंटन किया 5 साल के बच्चे को आवंटन का। मैं सोचता हूँ पिताजी के नाम से आवंटन उपाध्यक्ष महोदय, कभी नहीं होगा। जब प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, आवंटन किया 3 पीढ़ी का आवंटन किया, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय क्यों इसको बार बार उठा करके अनर्गल आरोप माननीय मंत्री जी पर लगा रहे हैं। मैं प्रस्ताव करता हूँ राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधायक अनर्गल आरोप नहीं लगाएं खंड 57 में और स्वतंत्र प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया, अंकित नहीं होने दें, इनके वक्तव्य को अंकित नहीं किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न खंड 57 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए, जो पक्ष महोदय के वक्तव्य को उपाध्यक्ष महोदय अंकित नहीं किया जाए। पक्षीता खंड संशोधित रूप में स्वीकार किया गया। 58 से 62 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न खंड 58 से 62 स्वीकार किया जाए, जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्षीता खंड 58 से 62 स्वीकार किया गया। घबराने की क्या बात। प्रश्न खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किया जाए, जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्षीता जवाब दो। अधिनियम सूत्र आदि नाम स्वीकार किया गया। राधेश्याम गंगानगर प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2002 को संसद के रूप में पारित किया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2002 को संशोधित रूप में पारित किया जाए। प्रश्न है कि राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2002 को संशोधित रूप में पारित किया जाए, जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्षीता राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2002 को संशोधित रूप में पारित किया गया। सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता।